नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास यहाँ पे होने वाली है, गणित से संबंधित प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। गणित से संबंधित प्रश्न के साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न छूट गए थे, उन सबको यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो आज की जो क्लास होने वाली है, नोट्स के साथ यहाँ पे प्रश्न को रखे गए हैं, साक्ष्य विश्लेषण के साथ रखे गए हैं। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, या फिर वीडियो अपलोड करने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पे कराया है हमारा प्रश्न कि आंकड़ों के विश्लेषण मतलब होता है बांटना। सभी आंकड़ों को एकत्रित करते हुए बांटने की बात कर रहा है। संबंधित विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक चित्र रूपात्मक कौन सा है। मतलब कह रहा है कि कोई भी आंकड़ा है उसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटकर विद्यार्थी अपने समझ के द्वारा आकलन करता है। इसके लिए कौन सा चित्र रूपांतरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला कह रहा है कि सर्वेक्षण आधारित परियोजना, दूसरा कह रहा है कि प्रश्न उत्तर, और तीसरा कह रहा है कि भूमिका निर्वाह का मतलब होता है रोल प्ले, यानी किसी के माध्यम से, और यहाँ पे चौथा कह रहा है वर्ग पहेली। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से यहाँ पे हमारा कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर सब लोग करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कह रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण मतलब होता है बांटना। अगर बांटने की बात करा तो सर्वेक्षण के साथ जाएगा, सर्वेक्षण आधारित प्रश्नों पे जाएगा, परियोजना पे जाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। जितने लोगों का पहला आया एकदम सही प्रश्न है, उत्तर उन लोगों का सही है। यहाँ पे दूसरा हमारा ऑप्शन कर रहा है कि छोटी कक्षा का मतलब 1 से लेकर 5 तक की बात कर रहा है। गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर का जो यहाँ पे क्लास है, मतलब 1 से लेकर 5 तक का जो सब यहाँ पे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने का रुचि उत्पन्न करने का कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है। तो पहला कह रहा है कि मनोरंजन एवं खेल संबंधित, दूसरा कह रहा है रटना। देखिए, रटना हमेशा आपका निगेटिव वर्ड आएगा, उसे काट देगा। आगमन विधि का प्रयोग आप क्या करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन तीसरी कक्षा से ऊपर, ठीक है, तीसरी यानी 3, 4, 5 कक्षाओं में कर सकते हैं। निगमन विधि का प्रयोग आप 6 से लेकर 8 तक के बच्चों पे कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, छोटी कक्षाओं की बात किया है, 1 से लेकर 2 तक की बात किया है। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला आया है, तो पहला जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए, आज के गणित के शिक्षण जो प्रश्न रखे गए हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं। तो सभी लोग क्या करिएगा, समझते हुए आगे चलिएगा। कुछ टॉपिक्स भी रखे गए हैं, मज़ेदार टॉपिक्स हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में सबसे उपयोगी हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें परमा एजुकेशन चैनल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस, यहाँ पे कह रहा है किस में प्रयोग होता है। मतलब सामान्य, कोई मान लीजिए कोई पेड़ है, उसे दिखाकर उसके सभी अंगों को दिखाना, विशिष्ट भागों को दिखाना, ठीक है। ये सिद्धांत किस पे प्रयोग किया जाता है। तो पहला कराए हमारा आगमन, दूसरा कराए निगमन, तीसरा कराए सर्वेक्षण विधि, और चौथा कराए विश्लेषण विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, यहाँ पे नियम का सिद्धांत बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कि उनको नियम से चलने की बात करा है। तो नियम से चलने की बात करा है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, ये 6 से यहाँ पे कह रहा है कि 8 तक के बालकों, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक और 5 से लेकर यहाँ पे 6 से लेकर 8 तक के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरे नियम के साथ जाएगा, निगमन विधि के साथ जाएगा, ठीक है। निगमन विधि का मतलब होता है नियम से, क्रम से आगे बढ़ना, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट मतलब किसी एक क्रम से अगले क्रम पे जा रहा है, तो नियम के प्रयोग कर रहा है। तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा कर रहा है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। पहला हमारा कर रहा है संरक्षण, दूसरा करा विश्लेषण, तीसरा करा है आगमन, चौथा करा है कि निगमन। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किस है। याद रखिएगा, सूत्र की बात किया है तो सूत्र हम लोग पता है कि यहाँ पे नियम के साथ जाएगा। संरक्षण मतलब होता है, याद रखिएगा, संरक्षण की बात कर रहा है अगर, संरक्षण मतलब होता है एकत्रित करना, और विश्लेषण मतलब होता है बांटना। मतलब देखिए, एकीकृत करना, और यहाँ पे दूसरा करा विश्लेषण मतलब होता है बांटने की बात कर रहा है, बांटना, और आगमन का बात मत कराए, कोई वस्तु हो उस पर दिखाकर बालकों को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे करा सूत्र की बात किया है, सूत्र नियम की बात किया, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते चलिए सभी लोग। देखिए, पाँचवा हमारा क्या कर रहा है, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। मतलब कह रहा है कोई क्षेत्र मिति है, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करता है, बोर्ड पर सभी सूत्र को लिख देता
होता है, यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन कर रहा है। पहला हमारा कर रहा है कि नियम का उपयोग कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि प्रायोगिक का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि हमारा व्यवहारिक का कर रहा है, और चौथा कर रहा है कि आगमन का कर रहा है। तो राइट आंसर पाँचवें का किसके साथ जाएगा? अगर मान लीजिए सभी सूत्र को लिख दे रहा है तो एकदम राइट आंसर आप लोगों का जाएगा किसके साथ? पहले के साथ जाएगा, नियम से आगे बढ़ रहा है। कि क्या कर रहा है? नियम से, क्योंकि यहाँ पे अगर बोर्ड पे सूत्र लिख रहा है तो सूत्र देख कर बालक लिखेंगे, यानी इसका मतलब है कि वो नियम से, एक क्रम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से आज की क्लास हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या करा है हमारा। छठा प्रश्न ये करा है हमारा कि समस्या समाधान पदोन्नति है, मतलब कोई समस्या है उसका समाधान अगर हो रहा है तो किसकी पदोन्नति कर रहा है? तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे कर रहा है कि गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कर रहा है, देखिए यहाँ पे सामाजिक ऐतिहासिक से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन आपका तुरंत गलत हो जा रहा है। दूसरा कर विद्यार्थियों को खुली समझ की बात कर रहा है, यानी खुली समझ की बात कर रहा है, यानी बालक खुद से चिंतन करने की बात कर रहा है। गणित प्रक्रिया में सृजनात्मक तो मतलब होता है यहाँ पे ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि पर आदि कर रहा है, खोज परख, अन्वेषण, चिंतन कर रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तीसरा कर रहा है गणित बोध, भावों, विचारों और तकनीकों पदोन्नति के माध्यम से क्रमिक व्यवस्थित एक दिशा निर्देश देने की बात कर रहा है, तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिक की बात किया है, ये भी गलत है। और कराया चौथा पुनरावृत्ति, दोहराने की बात कराए, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और इसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? तो पहला हमारा देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है? संज्ञानात्मक पाठ को, दूसरा करा है कौशल पाठ को, तीसरा करा है निगमनात्मक पाठ को, और चौथा करा है कि आगमन पाठ को। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एकदम समझने की बात है। पहला हमारा देखिए क्या यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित कठिन, यहाँ पे किस पाठ में पहले समान नियम की बात कर रहा है, तो वो सीधे निगमनात्मक के साथ जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए प्रश्न में ही आपके ऑप्शन में ही आपके प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं, तो राइट आंसर यहाँ किसके साथ जाएगा हमारे? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। यहाँ पे करा है कि परिपीक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पक्ष क्या होता है? पहला करा है यहाँ पे व्याख्या, दूसरा करा है कि खोजबीन परख कार्य, और तीसरा करा है कि विस्तारित अधिगम कार्य, और चौथा करा के अनुप्रस्थ पाठचर्या एकीकृत। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या जाएगा? तो याद रखिएगा, परिप्रेक्ष्य की बात करा है, किसी पे तर्क देना, किसी पे विचार करना, किसी को देखकर उस पर खोज करना, योजना बनाने की बात कर रहा है, तो यानी अपने में मंथन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे खोजबीन परख भी जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे दूसरा जितने लोगों का आया खोजबीन परख एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न देखिए क्या करा, आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो पहला करा है हमारा यहाँ पे सूत्र स्थापित करने के लिए, दूसरा करा है कि सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, तीसरा करा है सवाल को समझने के लिए, और चौथा करा है सवाल को बनाने के लिए। तो नौवां का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए आगमन विधि की बात कर रहा है, तो देखिए नियम क्रम नियम में चल रहा है, आगमन विधि की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है और हम बालक को दिखा रहे हैं, दिखाकर उससे विचार करने की बात करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? एक नियम से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नियम से आगे बढ़ रहा है तो सूत्र विस्थापित यहाँ पे स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। अब बात करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसे आप लोगों को देखना चाहिए एग्जाम से पहले। तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार क्या कहता है? तो हमारा पहला करा कि गणित वह विषय है जो बालक को गणितीकरण करता है। याद देखिएगा यहाँ पे गणित से एनसीईआरटी में कैसे टॉपिक्स बनते हैं उससे संबंधित है। तो करा गणित वह विषय है जो बालक को गणितीकरण करता है, मतलब सोच विचारने की क्षमता को विकसित करता है। और यहाँ पे दूसरा हमारा करा है कि एक गणित पोर्टफोलियो के विषय वस्तु क्या है? तो पहला करा है कि एक पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिन पर एक विद्यार्थी एक विशेष समय पर अवधि पर कार्य पूरा कर लेता है। मतलब पोर्टफोलियो का मतलब होता है बालक के क्रमिक विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना, किस तरीके से वो क्या करता है? अपने कार्य को पूरा कर लेता है। और यहाँ पे कह रहा है पोर्टफोलियो के माध्यम से बालक में संपूर्ण विकास, पोर्टफोलियो का मतलब बालक शुरू से क्रम से जब विद्यालय प्रवेश किया और अंतिम समय में उसका व्यवहार आचरण कैसा रहा उसका रिपोर्ट तैयार करना, यही होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसे आप लोगों को देख लेना चाहिए। कह रहा है कि यहाँ पे पहला मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का मतलब है अगर आप बालकों से कह रहे हैं कि याद रखिएगा पूछ रहे हैं कि 10 को हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, तो ठीक है, तो बालक क्या करेगा, अपना अपना विचार तर्क देगा, यानी कई तरीकों से उसको रखेगा। और मुक्त बधे अंत वाले का मतलब होता है कि केवल एक पूछा, जैसे 2 + 2 कितने होंगे, तो बालक कहेगा डायरेक्टली 4 होगा, लेकिन हम कहेंगे कि 4 कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो बालक अलग अलग तरीके से उसका उत्तर देगा। तो यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं बालक अपने विचार के माध्यम से उसका उत्तर देता है। दूसरा कह रहा है कि एक सामूहिक प्रोजेक्ट के रिपीट, मतलब क्या कहता है, सभी बालकों को आपस में क्या करना चाहिए, मिलकर किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाए या पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि एक छोटी प्रोजेक्ट, मतलब बालकों को छोटे छोटे समूहों में कोई कार्य देना चाहिए। और पाँचवा कह रहा है समाचार पत्र और पत्रिकाओं का लेख, मतलब बालकों से कहना चाहिए आज पेपर उठाओ या पत्रिकाएं हैं उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स को खोजो जो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे कह रहा है समस्या हल करने के कार्य, यानी किस प्रकार से किसी समस्या को हल कर सकते हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए बालकों को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूब्रिक क्या है, याद रखिए, एक रूब्रिक मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें शिक्षक के द्वारा यहाँ पे शिक्षार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे शब्द रूब्रिक को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन निर्देशित समय पर मूल निर्धारण किए जाने वाले अभिलक्षण के आयामों का वक्त प्रदर्शन कसौटी एवं व्यक्त किया जाता है। रूब्रिक मतलब होता है कि किसी भी मार्गदर्शन को प्रस्तुत करना, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है हमारा समस्या समाधान विधि। जनक सुकरात एवं सेंट थॉमस हैं। याद रखिएगा समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, तो सुकरात सेंट थॉमस, ठीक है। कह रहा है हमारा कि जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है जो वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है तो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आता है। मतलब किसी विधि को आप कर रहे हैं और उसमें समस्या आ रही है तो उसको जिस भी विधि के द्वारा कर रहे हैं तो उसे समस्या विधि के नाम से जाना जाता है। समस्या समाधान के चरण कौन कौन से, याद रखिएगा। पहला कह रहा समस्याओं को स्वीकार एवं पहचानना चाहिए, यानी बालक कोई समस्या यानी कठिनाई कर रहा है या फिर कोई कठिनाई हो चुकी है तो उसे किस प्रकार से निवारण करना चाहिए, उस समस्या को किस प्रकार से स्वीकारना चाहिए, किस प्रकार से उसकी हल को करना चाहिए, उसकी खोजबीन किस तरीके से सही करना चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए, बालकों को स्वीकार करना चाहिए। समस्या का विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब होता है बांटना, याद रखिएगा बांटना, यानी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे सॉल्व करना। और तीसरा कर रहा है कि अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना, मतलब क्या कर रहा है कि अगर x² + 2ab, मतलब मान लीजिए अगर कह रहा है कि a² + b² + 2ab की बात कर रहा है तो हम इससे किस प्रकार से और भी तरीका सूत्रों का यहाँ पे निवारण कर सकते हैं जिसके तरीके से हम क्या कर रहे हैं, गणित को सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा हमारा कर रहा है हल ज्ञात करना, मतलब किसी भी पहलू के यहाँ पे उत्तर तक पहुँचने के लिए बालकों को प्रेरित करना। और पाँचवा कर रहा है उत्तर की जाँच करना कि सही है या फिर गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। करा गुण क्या क्या है, गुण करा ये एक वैज्ञानिक विधि है। गणित में हमेशा गणित जो होती है ज्ञानी यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति विधि होती है। दूसरा करा है हमारा इसमें छात्र सोचने के लिए प्रेरित होता है, यानी बालक जब सोचेगा तभी तर्क करेगा। और तीसरा करा ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जब तक आप याद रखिएगा अगर 2 + 4 कर दिया जाए तो 6 होगा, जब तक वो करेगा नहीं, यहाँ पे लिखेगा नहीं, तब तक उसे क्या कर सकता है, सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। मन में करेगा लेकिन बड़ी बड़ी जो अंक है दे दिए जाए तो उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। बच्चों में वैज्ञानिक गुण का विकास करना, बालक किस प्रकार से सोच सकता है इसके लिए शिक्षक को उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार को उत्पन्न करना चाहिए। और पाँचवा करा इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए होनी चाहिए, यानी 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक गणित को पढ़ाना चाहिए जिससे बालक क्या करे, अपने परिवेश में उसका प्रयोग कर सके। यहाँ पे दोष कर रहा है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। याद रखिएगा नियम जो होता है ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं होता है। यहाँ पे महंगी विधि होती है, यानी महंगी विधि का मतलब ये होती है तर्क करना पड़ता है। 1 से 5 तक का बालक उतना सोचने में समझने में यहाँ पे सक्षम नहीं होगा, इसलिए 6 से 8 तक के बालकों के लिए सोचना विचारना चाहिए। यहाँ पे सहकारिता अधिगम की बात करें, सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहाँ विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में अपने विचारों को आदान प्रदान करता है तथा शैक्षिक कार्यों में को पूरा करने के लिए मिलजुल कर उस कार्य को पूरा करता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। याद रखिएगा 10वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न और हैं। तो यहाँ पे कह रहा है खेल विधि के जन्मदाता कौन है। तो ऊपर ही आप लोगों को बताया गया था फ्राबेल, डाल्टन, मारिया मोंटेस्क्यू, सिगमंड फ्राइबे। यहाँ पे तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो जितने लोगों का फ्राबेल आ रहा है खेल विधि के जनक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखते हैं 11वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बाल केंद्रित विधि नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे नहीं की बात किया है, कौन सा नहीं है। तो पहला हमारा कह रहा है व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे बाल केंद्रित नहीं है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा। याद रखिएगा व्याख्यान विधि जो होगा राइट आंसर हमारा होगा व्याख्यान विधि। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, व्याख्यान विधि। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। देखिए 12वां प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद नीति का दोष नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और देखते हैं कितने लोगों का सीट इनमें पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जो लोग मन से पढ़े होंगे, एकदम अच्छे से पढ़े होंगे, वही इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अन्यथा सभी लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग अच्छे से पढ़े हैं और सीट की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किए हैं, ठीक है, कुछ सोच समझ के किए हैं, आगे बढ़ने के लिए किए हैं, तो इसका उत्तर जरूर देंगे। तो करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि, यहाँ पे करा प्रोजेक्ट विधि नीति का दोष है, दोष नहीं है। तो पहला करा यहाँ पे शिक्षण अपूर्ण एवं श्रृंखला, यहाँ पे विश्रृंखला, और दूसरा करा है कि व्यय साध्य पद्धति, और तीसरा करा है यहाँ पे संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, और चौथा करा है वास्तविक जीवन से संबंधित। तो राइट आंसर यहाँ पे किया जाएगा। तो जो लोग हैं, जितने भी लोग इस चैनल को पे आए हैं और जितने लोगों ने क्लास को पूरा किया है, तो 12वें का उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे उत्तर आप लोग। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।